चलिए साहब, तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी का रिलेशन आपको बताना है। विद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व में आपको संबंध बताना है, कौन सा रिलेशन होगा। जनता जनार्दन पढ़िए और जवाब दीजिए। बिल्कुल, चलिए तो देखते हैं सब। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका बी ही होगा। कैसे होगा, एक रिलेशन पढ़ते हो आप, जे वेक्टर बराबर सिग्मा ई वेक्टर। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? बिल्कुल सर पढ़ते हैं। और बात करें, ये सिग्मा तो क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है। क्या होती है? कंडक्टिविटी, यानी कि बोले तो चालकता होती है। ठीक है। और एक बात का ध्यान रखिएगा बच्चों, क्या ध्यान रखना है सर जी? ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो रिलेशन है ये करता है वेरीफाई दी ओम्स लॉ, है ना। ये ओम के नियम को डिफाइन करता है, ठीक है ना। ओम के नियम को सत्यापित करता है। तो कई बार आ जाता है ये क्वेश्चन, ओम के नियम को कौन सा संबंध सत्यापित करता है। तो वो कौन सा रिलेशन है बेटा? वो होता है जे बराबर सिग्मा ई। ये भी ध्यान रखना बेटा। और यहां से हमें पता चल रहा है जे प्रोपोर्शनल टू होगा ई के, जे वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू ई वेक्टर। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा? बी वाला जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? हाँ जी क्लियर है सर, ब्राइटनेस थोड़ा कम कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। किसी चालक तार में व्हेन दी करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वी। आई करंट अगर फ्लो हो रही है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है? वी है। अब आपसे क्या कहा है कि अगर उसी धातु सेम मेटल रखना है, दुगने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यानी कि एरिया को क्या कर देना है? डबल कर देना है। एरिया को क्या कर देना है? 2 टाइम कर देना है, डबल करना है। ठीक है ना। और करंट कितनी हो जाती है उस टाइम पर? अगर ऐसा करते हो तो करंट हो जाती है 2i। आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बतानी है, उस स्थिति पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी। जनता जनार्दन बताएंगे b/4, b/2, b या 4b, क्या होगा इसका आंसर? बहुत बढ़िया, सब कह रहे हैं सेम रहेगी। ये कह रहे हो क्या? चलो देखते हैं सही है क्या, देखते हैं। एक रिलेशन है बेटा जो आपको पता होना चाहिए, करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, NEABD, यही है ना? बिल्कुल सर यही है। तो यहां पर BD बराबर क्या होता है बेटा? I/NEA। हाँ जी। अब उसने कहा कि I/NEA ये किसके बराबर है? B के बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी I करंट पर V दे रखी है। अब उसने कहा कि भैया करंट को हम क्या कर दे, करंट हो जाती है दुगनी, कब? जब बेटा अपन क्या करते हैं, एरिया को डबल कर देते हैं, यानी ए का कितना कर देते हैं? 2a। तो बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो I/NEA ही तो आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? मतलब सेम ही तो आएगा। तो अगर ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल करते हैं, करंट डबल हो जाती है, तो रेशियो से बेटा कैंसिल आउट होकर के वेलोसिटी मतलब बी के बराबर ही आएगा, इसलिए मतलब सेम ही रहेगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर था आपका सी। हाँ जी। ब्राइटनेस है तो ब्राइटनेस तो बेटा मैंने दिखा दी ना तुम्हें, 0 पे चल रही है, बोर्ड की ब्राइटनेस 0 है। ये तो ग्लो मेरा ज्यादा चल गया आजकल। हाँ, करंट की इक्वेशन दे रखी है बेटा, 3t² प्लस 2t+5, ये दे रखा है। आपसे क्या कहा गया है? t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड में तार के अनुसार प्रवाहित आवेश क्या होगा। चार्ज पूछा है बेटा, चार्ज। अब चार्ज का पता है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ I/dt लिख सकता हूं ना? बिल्कुल सर लिख सकते हो। लो फॉर्मूला बता दिया, सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। 3t² प्लस 2t+5। बताओ भाई, लिमिट भी लगा सकते हो चाहे 0 से 2। ठीक है, चलिए बताइए। ए और बी में रजिए फंसे, कुछ ए कह रहे हैं कुछ बी कह रहे हैं। अरे इंटीग्रेशन नहीं आता क्या बेटा आपको? हाँ, इसका इंटीग्रेशन करो, 3t² प्लस 2t+5 डॉट dt। हाँ जी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देखो 3t² का क्या होता है? t³/3 प्लस 2 t का क्या होता है? t²/2 प्लस 5 का 5t हो जाएगा। 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, तो कितना आएगा? t³ प्लस t² प्लस 5t। अब क्यू पूछा है 0 से 2 सेकंड, तो डायरेक्ट अपर लिमिट अप्लाई कर दो 2 सेकंड पर। तो बेटा 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 यानी 8 + 4 + 10 यानी कि 22 गुलाम। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ए वाला जाएगा, जो बी वाला कर रहे थे बेटा। करेक्ट कीजिएगा अपने आंसर को। ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन करना था, ए ही आएगा। क्या आएगा बच्चा? ए ही आएगा। समझ गए क्या?
कोई दिक्कत है तो ये था। ऐसे लल्लू लल्लू से सवालों को थोड़ा सा आसानी के साथ करना सीखो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक पदार्थ बी का विशिष्ट प्रतिरोध ए से दुगना है। ये कहा गया है कि स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस है बी की वो ए से दुगनी है, यानी रो बी बराबर दे रखा है 2 रो ए। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है कि जो डाया है व्यास जो है वो भी ए से दुगना है, यानी कि डाया ऑफ बी इज 2DA। क्लियर, ए से दुगना है तो सीधी सी बात है बेटा, रेडियस भी इसकी दुगनी ही होगी, क्योंकि d बराबर क्या होता है 2r होता है, तो जो d के साथ रिलेशन है वो r के साथ भी होगा। ठीक है ना, तो यहाँ रेडियस के साथ बना लिया अपन ने रिलेशन। अब क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस इनकी सेम है, r क्या है बेटा सेम है। अब आपसे क्या पूछा है, लेंथ का रेशो क्या होगा, LA/LV आपसे पूछा है। ये लो, इस तरीके से क्वेश्चन में से सारी चीजें निकाल लिया करो बेटा आप। R बराबर होता है रो L/A। ठीक है, अब ये तो आपका क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। क्या कर दिया, कांस्टेंट। तो रो L प्रोपोर्शनल टू A आ जाएगा, तो L प्रोपोर्शनल टू A/रो आ जाएगा। अब A जो है वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है πr²। क्या होता है बेटा, πr²। तो L प्रोपोर्शनल टू r²/L, ये रो। ठीक है, ये बना लिया रिलेशन, ये बन गया लो लेंथ का, आर का और रो का। ठीक है, समझे कैसे बनाया, देख लेना एक बार। हाँ जी, अब यदि हम लिखेंगे LA/LV तो क्या लिखेंगे बेटा अपन, आर के लिए तो RA/RB का स्क्वायर, और इसके लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उल्टा कर दो, ρB/ρA। ऐसे ही करेंगे। अब देखिए बेटा, RA तो एज इट इज, RB की जगह क्या लिखोगे 2RA इसका स्क्वायर, और रो बी की जगह 2ρA/ρA। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी, रो ए से रो ए, RA से RA, 1/2 का स्क्वायर 1/4 और इस मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 1/2 आएगा। कितना आएगा, 1/2 आएगा। ए वाला ऑप्शन आएगा बेटा, कौन सा, ए वाला। ए इज दी करेक्ट आंसर। कौन सा होगा, ए। ताप बढ़ाने पर चालक और अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध। देखो बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है, क्या होता है, चालक की रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। किसकी बात कर रहे हैं, चालक की, कंडक्टर की। क्यों बेटा, क्यों बढ़ जाती है बताओ। चालक के प्रतिरोध का कारण जो है, इसके रेजिस्टेंस का जो कारण है वो होता है ड्यू टू कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के संघट्ट के कारण जब किसी चालक तार से करंट फ्लो होती है बेटा, तो क्या होता है, करंट फ्लो पर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो पर इलेक्ट्रॉनों के कॉलिजन होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉनों के कॉलिजन होते हैं तो उस स्थिति पर क्या होता है बेटा, डिस्टरबेंस क्रिएट होता है करंट फ्लो में, और उस डिस्टरबेंस को ही हम रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध कह देते हैं। तो चालक में प्रतिरोध का कारण होता है क्या, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कॉलिजन। अब होता क्या, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी और तेजी से गति करेंगे, और तेजी से गति करेंगे, कॉलिजन ज्यादा होंगे, कॉलिजन ज्यादा होंगे, डिस्टरबेंस ज्यादा होगा, डिस्टरबेंस ज्यादा होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ती है कंडक्टर की। वहीं बात करते हैं किसमें, सेमीकंडक्टर में, तो इनकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, किसमें, सेमीकंडक्टर में, यानी कि अर्धचालक में। क्यों बेटा, अर्धचालक में क्यों हो जाती है, तो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर बॉन्ड टूट जाते हैं, सेमीकंडक्टर में सहज संयोजक बंध टूट जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाते हैं, चार्ज कैरियर बढ़ जाता है, चार्ज कैरियर बढ़ जाता है तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, और अगर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इनवर्स होता है कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का, यानी कि चालकता प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है। यही बात है ना, तो यहां पर अर्धचालकों की क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो चालक की तो बढ़ेगी, अर्धचालक की घटेगी। राइट आंसर होगा सी। और बेटा एक बात ध्यान रखना,
चालकों के लिए अल्फा का मान क्या होता है? पॉजिटिव। प्रतिरोध ताप गुणांक आपका धनात्मक होता है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी घटती है तो वहां पर अल्फा क्या होता है? नेगेटिव होता है। और टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी प्रतिरोध प्रतिरोधकता बढ़ती है तो वहां पर अल्फा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इस कारण से अल्फा यहां पॉजिटिव इसके लिए नेगेटिव। और किसका नेगेटिव होता है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट का भी होता है। ठीक है। विद्युत अपघट्ट के लिए भी अल्फा आपका नेगेटिव होता है, क्योंकि वहां पर भी रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी घटती है टेम्परेचर बढ़ाने पर। क्लियर है क्या? कंटेंट मिल रहा है बराबर टकाटक? ठीक है ना? चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ए बायर ऑफ ए सर्टेन मटेरियल इज स्ट्रेच्ड स्लोली बाय 10%। हाँ जी, किसी पदार्थ के तार को धीरे धीरे 10% खींचा जाता है। नया प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? महाराज स्ट्रेचिंग ऑफ वायर का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? तार में खिंचाव। ठीक है, ध्यान से सुन लेना, तार में खिंचाव, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध इट इज ए इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, है ना। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है या रेजिस्टिविटी जो होती है वो तो क्या होती है बेटा? इंटरनल प्रॉपर्टी होती है मैटर की। ठीक है, अब इंटरनल प्रॉपर्टी है, आंतरिक गुण है, तो सीधी सी बात ये है बच्चा, सीधी सी बात ये है कि एल और ए पर तो डिपेंडेंसी इसकी होती नहीं है। ठीक है, तो इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये तो क्या रहेगा आपका? सेम रहेगा, ये तो समान ही रहने वाला है। आपने लिखा है विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधकता जो है वो क्या होती है बेटा? इंटरनल प्रॉपर्टी होने का लेंथ और एरिया पर डिपेंडेंट नहीं है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। किसकी बात करते हैं बेटा? रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस का रिलेशन होता है आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। किसमें? स्ट्रेचिंग ऑफ वायर में। ध्यान रखना, कहीं कहते गुरुजी हमको तो टीचर ने पढ़ाया आर प्रोपोर्शनल टू एल, तो बेटा वो बात है एक वायर की। हाँ, समझ में आ गई बात? अगर स्ट्रेच करते हो वायर को तो क्या होता है? लेंथ तो इंक्रीज होती है, रेडियस क्या होती है? डिक्रीज, यानी जितनी लेंथ बढ़ती है उतना एरिया कम हो जाता है, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। और उस रिलेशन से जब आर और एल का रिलेशन बनाते हैं तो ये बनता है। ठीक है सर, चाहे आपकी क्लास में बच्चे कम हो, आप सेम एनर्जी से पढ़ाते हैं। सैल्यूट है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बेटा, एनर्जी कभी कम नहीं होती अपनी, है ना। सुबह से ऑफलाइन में था, अभी ये क्लास कर रहा हूँ। ये क्लास खत्म होने के बाद टॉप 100 एमसीक्यू होगी। 1 घंटे के गैप के बाद फिर खड़ा मिलूंगा यूट्यूब पर दोबारा क्वेश्चन कराते हुए फुल सिलेबस के। टेंशन ना लो, तुम तो पढ़ो। हाँ जी बेटा, तो आर प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एल स्क्वायर के होता है। तो यहां पर अपन लिखेंगे R2 अपॉन R1 बराबर क्या होगा? L2 अपॉन L1 का स्क्वायर। अब मैंने कहा बेटा स्टार्टिंग में L1 कितना है? 100 है। ठीक है, 100 है, तो L2 कितना हो गया? इसका 10% इंक्रीज हो गया। इसका 10% इंक्रीज मतलब 10 और बढ़ा दो, यानी कितना हो गया? 110 हो गया। समझ में आ गई बात? तो यहां पर बेटा 110 डिवाइडेड बाई 100, इसका स्क्वायर 10 से 10, 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर 100, यानी 1.21, यानी R2 बराबर होगा 1.21 ऑफ R1, यानी कि रेजिस्टेंस कितनी बढ़ेगी? 1.21 टाइम्स बढ़ेगी। समझ में आ गई बात? तो चलिए साहब, कौन सा ऑप्शन है देखना जरा। डी ऑप्शन है क्या? बिल्कुल सर, डी ऑप्शन है, जो प्यारे प्यारे बच्चे कर रहे थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बेटा डी वाला। ठीक है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही था, डी चल रहा था। ठीक है ना? क्लियर है? तो राइट आंसर हो गया डी। कॉन्सेप्ट बनाते चलना बेटा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, जनता जनार्दन जवाब दो। क्या है? शिफ्ट वेलोसिटी और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन बताना है। बहुत बढ़िया, सबने पढ़ा है बी डी बराबर म्यू ई, सबने पढ़ा है रिलेशन। ये वेक्टर फॉर्म में लिखो तो ये लो। ठीक है, क्लियर है? म्यू क्या होता है बेटा? मोबिलिटी, गतिशीलता। सबने लिखा है इस रिलेशन को। ठीक है, तो यहां से बी डी प्रोपोर्शनल क्या आ रहा है?
ई वेक्टर के आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है बेटा, मोबिलिटी कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहां से इसका आंसर जाएगा ए वाला, कौन सा जाएगा, ए वाला जाएगा, यस सर, ए ए ए ए ए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन का जवाब, ठीक है, चलिए साहब, क्या है, when a piece of aluminum wire of finite length is drawn through a series of dies to reduce its diameter to half its original value, its resistance will become, यदि एल्यूमिनियम के तार को खींच कर, देखो वही स्ट्रेचिंग ऑफ वायर का क्वेश्चन है, अगर डाया को आधा कर दे तो प्रतिरोध क्या होगा। मैंने आपको पूरा रिलेशन लिखा रखा है स्ट्रेचिंग ऑफ वायर का, लिखा रखा है क्या, बिल्कुल सर, तार में खिंचाव का लिखा रखा है आपने, पूरा रिलेशन, जिसको नहीं पता हो मैं लिख देता हूं, ठीक है। क्या होता है, R1/R2 बराबर L1/L2 का स्क्वायर, अगर लेंथ से रिलेट करना हो तो ये, एरिया से रिलेट करना हो तो A2/A1 का स्क्वायर, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसलिए 2 ऊपर आएगा 1 नीचे, रेडियस से रिलेट करना हो तो R2/R1 की पावर 4, और डाया से रिलेट करना हो तो D2/D1 की पावर 4। समझ में आ गई बात, ये रिलेशन आप सभी की नोटबुक में लिखा हुआ है, जीएस प्लेट पे पढ़ने वाले महारथियों, किसी से भी रिलेट करना हो इसको लगाओ, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर में, चाहे लेंथ से है, चाहे रेडियस से है क्वेश्चन, चाहे आपका किससे है, डाया से है। अब यहां पर क्या कह रखा है कि डाया को अपन ने क्या कर दिया, हाफ, यानी D2 बराबर दे रखा है D1/2, यही तो कहा है कि व्यास को आधा कर दिया जाता है ना। तो बेटा R2/R1 बराबर अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा D1/D2 का स्क्वायर, D1 आपका एज इट इज रखो, D2 की जगह D1/2 कर दो उसका स्क्वायर, यानी कि D1 से D1 गया, यानी कि ये 2 ऊपर जाकर के 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, समझे क्या, बिल्कुल सर। तो R2/R1 बराबर कितना आएगा आपका 4, यानी R2 बराबर कितना आ जाएगा 4R1, यानी कि आपकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इनिशियल की 4 टाइम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बेटा इनिशियल, ओहो डटो डटो डटो, पावर 4 है ये, थामो थामो, पावर गलत हो गई, ये आएगा 16 और ये भी 16, कितनी हो जाएगी बेटा 16 गुनी हो जाएगी, 16 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है ना, पावर 4 होती है डाया में, ठीक है ना, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ना वो आपका पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहां पर पाई आर स्क्वायर रखोगे तो आर स्क्वायर का पावर स्क्वायर, यानी कि क्या आएगा आर की पावर 4, और आर का जो आएगा वो डी का आएगा, तो डाया की पावर 4 आएगी, ठीक है, 16R1 इसका आंसर होगा, डी वाला इसका आंसर होगा। कार्बन रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है, कार्बन रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है, बताओ बताओ, कलर सही है क्या, ये क्या कर रखा है, वाइट लिख रखा है, फिर ये क्या लिख रखा है, वी लिख रखा है, वी का मतलब क्या है, वी, इसको एक काम करना, मैं कर देता हूँ ब्राउन, लो मैं कर देता हूँ इसको, ऑप्शन के हिसाब से मैंने बना लिया, ठीक है, ब्राउन कर देता हूँ इसको, बताओ रेजिस्टेंस बतानी है, डी आंसर सबका, डी डी डी, बहुत बढ़िया। आर बराबर कैसे लिखते हो, ए बी इंटू सी प्लस माइनस डी, यही तो लिखते हो है ना कार्बन रेजिस्टेंस में। अब व्हाइट है, व्हाइट व्हाइट किस पे आता है 9 पे, याद करो 9, ठीक है, इसके बाद में ब्राउन है, ब्राउन ब्लैक ब्राउन, ब्राउन किस पे आएगा 1 पे, ठीक है साहब, फिर क्या है रेड, ये सबने पढ़ा है ना ये ट्रिक, बी बी रोएगी, पहले बीबी को रुलाओ, फिर ग्रेट ब्रिटेन घुमाने ले जाओ, और फिर कह दो वहां जाके वेरी गुड वाइफ, ऐसे ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे वाइट, यही तो होता है, और जीरो से चालू करते, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो व्हाइट के लिए 9, इसके बाद ब्राउन के लिए 1,
और रेड के लिए कितना 10 की पावर 2, ठीक है। और क्या है, सिल्वर है, सिल्वर का कितना होता है +-10%, +-10%, लेकिन इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, है ना। बाकी आप जो है सहनशीलता लिखते हो ना, गोल्ड की कितनी +-5%, सिल्वर की कितनी +-10%, और बेटा कलरलेस की कितनी +-20%, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका 91 इंटू 10⁻²। अब किलो ओम है तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 9.1 इंटू 10⁻3, ठीक है, ओम, और या फिर मैं लिख सकता हूँ 9.1 किलो ओम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जाएगा डी वाला। चलिए, क्लियर है, ये था कार्बन रेजिस्टेंस का क्वेश्चन था, कार्बन प्रतिरोध का। चलो अगला, ए कहा तो था बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का कॉलिजन बढ़ जाता है, जिससे डिस्टरबेंस ऑफ करंट बढ़ जाता है, यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन का संघट्ट बढ़ जाता है। बिल्कुल इसका राइट आंसर ए ही है, ठीक है, इसका राइट आंसर ए ही है ना। टेम्परेचर बढ़ाते हैं एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलते ही क्या होता है बेटा आपका, लो पढ़ने ध्यान दो, ठीक है बेटा, तो कॉलिजन बढ़ जाता है। चलो साहब अगला, द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड, इट्स कंडक्टेंस विल बी, बताइए एक तार की लंबाई को दुगना कर दे तो चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ए चल रहा है, बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल अपरिवर्तित रहेगी, क्यों क्यों क्यों, कारण बताओ गुरुजी। हाँ जी, कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा 1/रेजिस्टिविटी, चालकता और प्रतिरोधकता एक दूसरे का व्युत्क्रम। अब रेजिस्टिविटी एल और ए पर डिपेंडेंट नहीं है, तो कंडक्टिविटी कहां से हो जाएगी, ये भी डिपेंडेंट नहीं होगी, तो इसलिए क्या रहेगा बेटा अपरिवर्तित, ठीक है ना, ठीक है। चलो, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन मिश्र धातुओं का उपयोग मानक प्रतिरोध बनाने में किया जाता है, क्योंकि ये रखते हैं द अलॉय कॉन्स्टेंटन एंड मैग्नीन आर यूज्ड टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बिकॉज दे हैव, बताइए बेटा, तो बेटा बिल्कुल इसका आंसर जाएगा डी, ठीक है। एक तो उच्च प्रतिरोध होता है, अल्फा लेस होता है, लिखा हुआ है तुम्हें, हाई रेजिस्टिविटी होती है, और जो थर्मल रेजिस्टिव कोफिशिएंट है वो लो होता है, तो इसका आंसर जाएगा आपका डी, दोनों ही सही है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। चलो अगला, क्वेश्चन नंबर 14, बताइए, two wires of same material have length L and 2L and cross sectional area 4A and A respectively, the ratio of their specific resistance would be, बहुत बढ़िया, सेम मैटर है, लेंथ दे रखी है, एरिया दे रखा है, रेजिस्टिविटी का रेशियो पूछा है, ये आंसर करेक्ट होगा बेटा, क्यों, मैंने कहा था ना, क्या पूछ रहा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, भाई इंटरनल प्रॉपर्टी अभी तो लिखा, ये इंटरनल प्रॉपर्टी है रो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, ये इंटरनल प्रॉपर्टी है बेटा, आंतरिक गुण है, एल और ए पर डिपेंडेंट नहीं है, और मैटर भी देखो साफ लिखा हुआ है, समान पदार्थ, हाँ जी, मैटर चेंज होता है तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है केवल, समझ में आ गई बात, तो भाई सेम ही रहेगा, डी है, एल और ए पर डिपेंडेंसी नहीं होती, कहाँ इसमें भी बी कर रहे हो तुम लोग नालायको, हैं, प्रतिरोध का थोड़ी पूछा था जो बी कर रहे थे। चलिए, तांबे के एक तार से 1 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, कॉपर वायर से करंट कितनी फ्लो हो रही है 1 मिली एम्पियर की, बताओ क्या 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। आप पढ़ते हो I बराबर Q/T, Q बराबर N होता है, तो N/T भी लिख सकते हो। अब आपसे N निकालने को कहा है तो N बराबर I इंटू T/E तो लिखूंगा, बिल्कुल सर यही लिखोगे। अब जरा देखो I की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 मिली एम्पियर, यानी 10⁻³ एम्पियर, मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करो तो 10⁻³ एम्पियर, और T की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 सेकेंड, और E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻19, है ना चार्ज की वैल्यू। चलो
तो n बराबर कितना आएगा 10 की पावर -3 10 की पावर 19 प्लस का हो जाएगा ऊपर जाके 1.6। ऊपर कितना आया आपका बेटा 10 की पावर 19 और ये 3 घटाओ तो 10 की पावर कितना हो गया 16 हो गया क्या? हाँ बिल्कुल सर 16 हो गया और नीचे 1.6 तो 10 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर 15 कर दूं क्या? बिल्कुल सर कर दो। तो 6.25 इंटू 10 की पावर 15 इलेक्ट्रॉन कर दूं क्या? बिल्कुल सर कर दो। तो इतने इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होगा 6.25 इंटू 10 की घात 15 इलेक्ट्रॉन। राइट आंसर जाएगा बी वाला। कौन सा जाएगा? बी वाला है। फिर चलो अगला। अनुगमन वेग का मान निर्भर नहीं करता। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन। अनुगमन वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, लेंथ पर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर या धारा के परिमाण पर। बताओ किस पर नहीं करता? बोलो। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा बी, तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बी डी बराबर आई अपॉन एन ई ए। एक तो ये होता है ना, और भी कई सारे। अब देखो यहाँ पे आई पर है, ए पर है, एन पर है, तीन चीज तो लिखे ना, आई है, एन है, ए है, तो इन पर तो निर्भर करेगा। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? तो किस पर नहीं करेगा? लेंथ पर नहीं करेगा। स्ट्रीमिंग लग गई होगी या लग जाएगी बेटा कल की क्लास की? ठीक है, जो भी होगा। बी दे रखा है, आई दे रखा है, रेजिस्टेंस पूछा है। ओहो बहुत अच्छा। आर बराबर होता है वी अपॉन आई, ये होता है। अब ये अगर आपका होता वी और आई डायरेक्ट दे रखा था 100 वोल्ट और 10 एम्पियर तो तुरंत निकाल देते, लेकिन इसमें कोई प्लस माइनस का झमेला आ गया तो थोड़ी सी 11th क्लास इन्होंने इंक्लूड कर दी। तो v प्लस माइनस डेल वी अपॉन आई प्लस माइनस डेल आई इस फॉर्म में दे रखा है आपको, है ना। यानी कि 100 प्लस माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई कितना दे रखा है आपको 10 प्लस माइनस 0.2। अब रियल वैल्यू जब निकालोगे तो रियल वैल्यू तो कितनी आ जाएगी? आर की कितनी आ जाएगी? वास्तविक मान। थोड़ा 11th का फर्स्ट चैप्टर याद करना, है ना। वास्तविक मान निकालोगे तो वास्तविक मान तो कितना आ जाएगा आपका 100 अपॉन 10 करके 10। लेकिन जब आप रिलेटिव एरर निकालने जाओगे तो रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं? हाँ जी, डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी करके ऐसे निकालते हैं ना, है ना। तो यहां पर क्या लिखोगे? 0.5 अपॉन 100, ये हो गया डेल एर, ये बी डेल वी और ये बी, प्लस 0.2 अपॉन 10, यानी कितना आ जाएगा जरा देखना मेरे लालो। 100 एलसीएम 0.5 प्लस कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यानी 2.5 अपॉन 100 यानी कि 0.025 ये आ जाएगा। ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा आपका? आपका क्या आंसर होगा? बहुत बढ़िया, क्या होगा? 10 प्लस माइनस तो 0.02 ओम होना चाहिए। इसमें क्या आ रहा है? प्लस माइनस 0.7 ओम। गलत है बेटा, ये तो गलत है। इसमें एरर जुड़ती नहीं, डिवाइडेशन का है, ये तो गलत है, ये तो गलत है। ये डिवाइडेशन में एरर जुड़ती थोड़ी है बेटा, ऐसे निकालते हैं रिलेटिव एरर जब निकाली जाती है तो। ये आएगा बेटा का इसका आंसर, ठीक है ना, देख लेना अच्छे से। या फिर मैं इसका आंसर ये भी बना सकता हूं, अगर 10 से डिवाइड करेंगे ना, इधर से अगर 10 हटाओगे तो इधर लग करके सी तो बना सकते हैं। चलो वो एरर ऐड होता है, लेकिन रिलेटिव एरर ऐड होती है यहाँ पे, एडिशन में होता है वो डायरेक्ट एरर जो ऐड होती है वो, है ना। सर ये होगा नहीं होगा, ये तो कतई नहीं होगा, ये तो गलत है, गलत, ये तो गलत है, ये तो गलत है बेटा, इसके ऑप्शन गलत है, इसका राइट आंसर ये है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। Two resistors of resistance R1 and R2 having R1 greater than R2 are connected in parallel, पैरेलल में जोड़ा है, ठीक है। फोर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर, द करेक्ट स्टेटमेंट इज। बोलो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? बताइए। रिलेशन दे रखा है R1 ज्यादा है R2 से, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ रखा है, आपसे पूछा है कि आर इक्विवेलेंट का कौन सा रिलेशन सही होगा। एक तो बात बताओ बेटा, पैरेलल में मिनिमम रेजिस्टेंस मिलती है, ये ध्यान रखना। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में न्यूनतम मिलता है क्या नहीं मिलता?
बिल्कुल सर, न्यूनतम मिलता है। और न्यूनतम भी देखो कितना मिलता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो आर इक्विवेलेंट है वो होता है आर बाई एन। एक रेजिस्टेंस का भी एन गुना कम होता है, कम। यानी कि आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसी एक रेजिस्टेंस से भी क्या होगा, कम होगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, इसमें तो ज्यादा है, गलत बात। हाँ जी, ये दोनों ऑप्शन में देखो कि R1 से ज्यादा होगा, आर नहीं बेटा। रेजिस्टेंस जो एक रेजिस्टेंस है ना उससे भी कम होगा, तो ये भी गलत। कौन सा वाला सही है, ये वाला सही है ना। समझे क्या, कम होगा, है ना। इन दोनों ऑप्शनों में क्या है, इसमें बता रखा है कि R1 से ज्यादा, इसमें R2 से ज्यादा। हो ही नहीं सकता बेटा ऐसा। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि R बाई एन मतलब एक रेजिस्टेंस से भी बहुत कम आएगा, एक प्रतिरोध के मान से भी बहुत कम आएगा। ठीक है ना, ठीक है। चलिए साहब, नहीं नहीं हुई अभी, डेट पोस्टपोन नहीं हुई है। ठीक है, अभी तो माहौल बन रहा है बस वैसे ही। इस परिपथ में I2 का मान क्या होगा, इन दिस सर्किट द वैल्यू ऑफ I2 इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से, टकाटक क्वेश्चन है। हमारा आंसर सही है क्या। देखिए बेटा, सबसे पहली बात तो कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल, समांतर क्रम संयोजन है। ठीक है जी, बिल्कुल है। अब जरा देखो, आपने लिखा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है, विभव क्या होता है, समान होता है, ये आपने लिखा है। होता है कि नहीं होता, बिल्कुल। बस इस कॉन्सेप्ट से ही कर देंगे। जरा इसका पोटेंशियल निकालो। इसका पोटेंशियल होगा आपका 100, ये 10I1 बी बराबर IR से। इसका पोटेंशियल कितना होगा, 15I2। और इसका पोटेंशियल कितना होगा, 30I3 बी बराबर IR से। तो जब बी सेम होता है तो महारथियों क्या हुआ, ये तीनों बराबर होंगे। तो 10I1 बराबर 15I2 बराबर कितना आ जाएगा, 30I3। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप क्या लिखते हो, आप ये लिखते हो I बराबर I1। I डिफर होता है ना इसमें अलग अलग, तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी, तीनों को जोड़ दो, है ना। समझ में आ गई बात, ये है। अब मैं रिलेशन बना लेता हूं, करंट की वैल्यू आपकी दे रखी है तो इन दोनों का रिलेशन बना लेता हूं। लो, इन दोनों को बराबर करता हूं, यहां से एक रिलेशन बन जाएगा आपका क्या, 10I1 बराबर 15I2। तो मैं बना देता हूं इसको, I1 बराबर कितना, 15I2 अपॉन 10, यानी कि 1.5I2। ये बन गया I1 I2 में संबंध। ठीक है, एक बार मैं इन दोनों को बराबर कर देता हूं, तो यहां से भी I2 I3 का बन जाएगा। तो 15I2 बराबर 30I3। तो यहां से आपसे पूछा किसका मान है, I2 ही पूछा है क्या, चलो I2 के रेस्पेक्ट में बना देता हूं। तो I3 बराबर क्या बनेगा बेटा आपका, 15/30I2। नहीं नहीं, I3 बराबर नहीं बनाएंगे, I2 बराबर बनाएंगे। चलो, क्या, I2 बराबर 30/50। नहीं 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 नहीं, I3 की जगह ही रख देंगे ना वैल्यू, सही है। क्या कर रहा हूँ ये, गलत बात। I3 बराबर 15/30I2, यानी कि I2/2, यानी कि 0.5I2 लिख देंगे। ठीक है, अब बस अब इधर की तरफ आ जाओ। I की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.2। ठीक है, I1 की जगह लिख दिया मैंने 1.5I2। I2 की जगह I2 ही रहने दो। I3 की जगह लिख दिया मैंने 0.5I2। ठीक है, तो देखो 1.2 बराबर ये 2 हो गया, 3I2 आ जाएगा पूरा। तो I2 बराबर कितना आ जाएगा, 1.2 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 0.4 एम्पियर आ जाएगा। चलो भाई, क्या 0.4 एम्पियर आ जाएगा। सी वाला करेक्ट है, सी वाला करेक्ट है। हाँ, इसको करने कई सारे तरीके, बी बराबर IR से भी हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। इसको करने कई सारे तरीके, मुझे जो शॉर्ट और बेस्ट लगता है मेथड में उससे कर देता हूँ। बाकी आप इसको करने के तो कई सारे तरीके होते हैं। चलिए साहब, चलिए साहब, अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे। हाँ जी, पहले क्या किया गया है
कि आपको एक कहा गया है कि n चालक है, प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है r, समांतर क्रम में जोड़ा है तो परिणामी प्रतिरोध का मान x। तो बेटा x की वैल्यू क्या हो गई, r/n हो गई कि नहीं हो गई बताओ। है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा है, पैरेलल में, तो x बराबर क्या हो गया, r/n हो गया। अब इन्हीं प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। तो सीरीज में क्या होता है बेटा, श्रेणी क्रम में क्या होता है, R इक्विवेलेंट कितना होता है, NR होता है क्या, बिल्कुल सर NR होता है। तो N और X के रेस्पेक्ट में वैल्यू है ना, तो यहां से क्या करेंगे बेटा, R बराबर में NX लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल सर लिख सकते हो, और ये उठाकर इधर चेप दो, तो N इंटू NX यानी कितना आ जाएगा, N²X। तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, N²X आएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, N²X होगा। समझे क्या, मजेदार क्वेश्चन था। हाँ जी, बी कह रहे हैं 0 0 0 0 0, क्यों भाई जीरो, क्यों क्यों जीरो कह दी तुमने, हैं क्यों जीरो कह दी। हाँ गुरुजी देखो कितने प्यारे हमने देख लिया ये व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है। गुरुजी हमने ये देखा कि ये ना व्हीट स्टोन सेतु बन रहा है, और गुरुजी वो भी बैलेंस्ड कंडीशन में बन रहा है। इसमें बैलेंस्ड कंडीशन में, संतुलन की स्थिति में बन रहा है गुरुजी। आप कहोगे भैया कैसे, कैसे, क्योंकि बैलेंस्ड कंडीशन होती है P/Q बराबर R/S, यही तो होती है ना। तो बेटा देखो R R R R सारे रेजिस्टेंस सेम है, तो R/R बराबर R/R, तो बराबर ही तो है, तो बैलेंस्ड कंडीशन बन रही है। और गुरुजी हम जानते हैं कि संतुलन की स्थिति में जो करंट होती है ना, ठीक है, वो जीरो होती है। करंट क्या होती है, जीरो। तो इस ब्रांच में जो करंट की वैल्यू होगी ना गुरुजी, इस ब्रांच में ये क्या होगी, जीरो होगी, जीरो होगी बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, शून्य। मजेदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसका आंसर जाएगा आपका बी वाला। क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला अगला क्वेश्चन देखो, देखो देखो देखो, जवाब दो। धारा बतानी है आपको अमीटर में कितनी फ्लो होगी, बताओ, बता दो तुम। देखो बेटा सबसे पहले तो ये दोनों सर्किट का ताम तमाम करें, इनका पैरेलल में है ना, पैरेलल में, तो इनका आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा इनका बेटा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से निकाल लो, यानी कितना, 2 इंटू 2 4, 2 प्लस 2 4, यानी कितना आएगा 1 ओम। अब देखिए ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 1 ओम, ये 4 ओम, ये किस में हो गए, सब सीरीज में। तो अब इन सब का निकालो, तो देखो 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 4 कितना हो गया बेटा, 8 हो गया क्या, बिल्कुल सर 8 हो गया, ठीक है ना। मतलब इस सर्किट का ओवरऑल आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। अब वोल्टेज कितना दे रखा है, V कितना दे रखा है, 4 वोल्ट, तो I निकाल लो, I क्या आएगा, BY आर इक्विवेलेंट, तो 4/8 आ जाएगा, यानी कि गुरुजी 1/2, यानी कि गुरुजी 0.5 एम्पियर, ये लो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 0.5 एम्पियर, यानी कि डी ऑप्शन। क्लियर है, क्लियर है, ये है बात बेटा, ठीक है। ये पैरेलल में थे, इनका इक्विवेलेंट निकाला, फिर बाकी सारे किस में आ गए, सीरीज में आ गए, ठीक है। तो ओवरऑल सर्किट का निकाल के बी बराबर आई आर ही तो लगाना है, कोई दिक्कत किसी को। चलिए नेक्स्ट क्या है, समान पदार्थ, समान लंबाई, समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के 10 तार, प्रत्येक का प्रतिरोध 1 ओम, समांतर क्रम में जोड़े गए संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। पैरेलल में जोड़े हैं बेटा, 10 वायर है, सबकी रेजिस्टेंस कितनी है, 1 ओम की है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, बताइए साहब। है पैरेलल में आर इक्विवेलेंट क्या होता है, अगर सारी रेजिस्टेंस सेम हो तो R/N ही तो होता है, तो 1/10 हो गया ना बेटा।
1 ओम का हर है और कितने हैं 10 वायर का, मतलब 10 हैं तार, तो कितना आ गया बेटा 0.1 ओम आ गया। इसमें कौन सी बड़ी बात थी, इसको भी गलत कर रहे हो बताओ लो, सी वाला। यहाँ में भी ए कह रहे हैं 10 ओम, भाई सीरीज में थोड़ी है, सीरीज में होता तो आपका लिखते एनआर, एनआर लिखते तब आता 10 ओम, सीरीज में होता तो आता ये, तो सीरीज में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं ना तब आता है, तो बेटा ए क्यों कह रहे हो, सी है सी, सोचा करो भाई ऐसे क्या। क्वेश्चन 10 वोल्ट ईएमएफ 3 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस और करंट दे रखी है 0.5, आर का मान पूछा है, आर का मान पूछा है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, अच्छा ईएमएफ दे रखा है, बहुत बढ़िया, क्या दे रखा है 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखी है 3 ओम, और क्या बैटरी से जोड़ दिया, जोड़ दो तो, करंट भी दे रखी है कितनी 0.5 एम्पियर, और पूछा क्या है आर का मान। ओहो कतई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। देखो बेटा आई बराबर वी बाई आर होता है ना, वी बाई आर सब जानते हो। अब पोटेंशियल की जगह तो हो जाएगा ईएमएफ, और टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, एक्सटर्नल वाली आपसे पूछी है, इंटरनल वाली दे रखी है, तो यहाँ पर आर प्लस आर, ये फॉर्मूला सबने पढ़ा है सेल में, ई अपॉन आर प्लस आर, बस इसी को लगा दो। कैसे आता है ये भी बता दिया मैंने आपको। तो बेटा देखो यहां से 0.5, यहां से 10, आर हमें निकालना है, इसकी वैल्यू 3, मल्टीप्लाई करो 0.5 आर प्लस प्लस 3 आर बराबर कितना 10, समझ में आ गई क्या बात, बिल्कुल नहीं 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 नहीं, नहीं। ये 1.5 आर होगा, ये मल्टीप्लिकेशन गलत हो गया, चलो 0.5 आर प्लस इसको करोगे तो 1.5 ही आएगा, ये आर क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है समझ में आ गई बात। तो 0.5 आर बराबर 10 माइनस 1.5, यानी 0.5 आर बराबर कितना आ जाएगा, ये आपका 8.5 आ जाएगा, यानी कि आर बराबर कितना आ जाएगा 8.5 डिवाइडेड बाई 0.5, यानी कि आर कितना आ जाएगा 17, कितना आ जाएगा 17 ओम। चलिए साहब, तो राइट आंसर जाएगा 17 ओम, ठीक है समझ गए क्या, क्लियर है। 17 ओम, तो 20 का करेक्ट आंसर बेटा 17 ओम, बहुत बच्चों ने यही किया है, गुड वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, ईएमएफ दे रखा है आर ओम प्रतिरोध के साथ सिरों पर, ओहो इसमें तो फॉर्मूला ही पूछ लिया बेटा, आर बराबर ई अपॉन वी माइनस 1 इंटू आर, यही तो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब इसमें क्या लिख सकते हो, आर बराबर ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर, ये लिख सकते हो। कौन सा ऑप्शन है जरा देखना, सेकंड वाला, इसमें तो फॉर्मूला ही पूछा था। हाँ किसमें, क्रिस्टोफ का प्रथम नियम फर्स्ट लॉ किस पर, अरे ये तो आरयूएचएस में भैया हर साल ही आता है, या तो पहले का पूछे या दूसरे का पूछे। तो फर्स्ट लॉ समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0, चार्ज पर है, चार्ज कंजर्वेशन पर। और सेकंड लॉ किस पे होता है, केसीएल वाला तो किस पे है चार्ज पर, ठीक है, और केवीएल वाला किस पे है एनर्जी कंजर्वेशन पर है। तो बी कहने वालों ये केवीएल के लिए एनर्जी कंजर्वेशन क्रिस्टोफ वोल्टेज लॉ, दूसरा नियम जो है ना समेशन वी इज इक्वल टू 0, जिसको आप लूप लॉ भी कहते हो, है ना, लूप नियम भी कहते हो, वो ये है। और केसीएल समेशन आई इज इक्वल टू 0, जिसको आप जंक्शन लॉ कहते हो, संधि नियम कहते हो, फर्स्ट लॉ कहते हो, क्रिस्टोफ करंट लॉ कहते हो, धारा नियम कहते हो। समझ में आ गई बात बेटा, ये तो हर साल ही आ जाते हैं, ठीक है ना। चलिए ये लो, ये रहा द्वितीय नियम किस पर आधारित है, अभी बता दिया एनर्जी पर बेटा, है ना। सेकंड लॉ किस पर, एनर्जी पर, ठीक है ना। समझ में आ गई बात, क्लियर है सबको, ये दोनों नियमों का ध्यान रखना। और कल मैंने कहा था कौन सा नियम किस संरक्षण पर, कौन सा फिनोमिना किस कंजर्वेशन पर, ये वाले क्वेश्चंस आपको एक अलग से चार्ट में बना लेने हैं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन इनके आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 ओम 9 ओम के दो प्रतिरोध 120 वोल्ट स्रोत के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, 6 ओम प्रतिरोध द्वारा व्यय की गई शक्ति क्या होगी। टू रेजिस्टर्स ऑफ 6 ओम एंड 9 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए 120 वोल्ट सोर्स, द पावर कंज्यूम्ड बाय 6 ओम रजिस्टर इज, बताओ किसमें जुड़े हुए हैं, सीरीज में, सीरीज में, आर इक्विवेलेंट निकालो,
सीरीज में आर इक्विवेलेंट दोनों को जोड़ दो, R1 प्लस R2 यही तो होता है, तो कितना आ जाएगा 15 ओम, और 6 कितना 15। अब क्या पूछा है बेटा 120 वोल्ट, ठीक है भाई साहब, तो बी भी दे रखा है 120 वोल्ट, करंट निकाल लो, आई बराबर वी अपॉन आर, 120 अपॉन 15 इक्विवेलेंट लिख दोगे, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 एम्पियर आ गई। अब क्या पूछा है कि भाई साहब 6 ओम प्रतिरोध द्वारा व्यय की गई शक्ति क्या होगी, तो आपको सबको पता होता है P बराबर VI होता है, P बराबर आई स्क्वायर आर होता है, P की जगह इसमें आई आर पुट करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, तो P बराबर आई स्क्वायर आर, यानी 8 का स्क्वायर, आर कितना 6, यानी कि 64 इंटू 6, यानी कि कितना हो गया 384, और लास्ट में वाट, ये लो लल्लू सवाल है। टू ड्रॉ मैक्सिमम करंट फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, हाउ शुड द सेल बी ग्रुप्ड, बताओ बेटा क्या है, सेलों के किस संयोजन से अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए, तो महाराज आपको पता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आपको मैंने पढ़ाया है, सीरीज कॉम्बिनेशन हो या पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, दोनों में ही क्या होता है बेटा मिनिमम करंट, मिनिमम रेजिस्टेंस, मिनिमम करंट मिलती है, और दोनों में ही मैक्सिमम मिलती है। ऐसा नहीं है कि जैसे रेजिस्टेंस की बात करते हैं, प्रतिरोध की बात करते हैं, तो भैया मिनिमम के लिए पैरेलल में जोड़ो और मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए भाई सीरीज में जोड़ो, ऐसा नहीं है। सेल के दोनों ही कॉम्बिनेशन मैंने तो 3 पढ़ाए हैं आपको, है ना, ऐप में या ऑफलाइन में, क्या सीरीज पैरेलल और मिक्स्ड वाला भी पढ़ाया है बेटा, ठीक है। तो इसके सारे कॉम्बिनेशनों में क्या होता है बेटा मैक्सिमम भी मिलती है, मिनिमम मिलती है, लेकिन डिपेंडेंसी किस पर होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल जो है रेजिस्टेंस क्या है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, इस बात पर डिपेंडेंसी होती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जाएगा डी वाला। कौन सा जाएगा बेटा, डी वाला जाएगा, बी नहीं जाएगा भाई, डी वाला जाएगा। क्लियर है, ये तीनों ही कॉम्बिनेशन बढ़ा रखे आपको, सीरीज भी पैरेलल भी और मिक्स्ड भी, और बताया भी है और कहा भी है कई बार पढ़ाते टाइम कि भाई साहब इंटरनल और एक्सटर्नल की कंडीशन जो होती है रेजिस्टेंस की, उसके हिसाब से मिनिमम मैक्सिमम बताई जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बेटा डी है, ठीक है। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज द रेजिस्टेंस ऑफ सी, हाँ कई लोग तो देखो डी और कह रहे हैं, कई लोग ए कह रहे हैं, वाह जी वाह मजेदार हो तुम लोग तो भाई, है। अरे भाई सेल में क्या होता है, एक कैथोड होती है एक एनोड होती है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, है ना, एक होती है अपनी कैथोड एक होती है एनोड, बीच में यहां भरा रहता है क्या इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि विद्युत अपघट्य, और विद्युत अपघट्य जो है जैसे मैंने कहा मान लीजिए HCl, है ना, अब इस HCl के आयन भी होते हैं H प्लस और Cl माइनस। अब क्या होता है अपने ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन जाते हैं कहां पर एनोड पे, बीच में अपने कौन है H प्लस और Cl माइनस आयन है, इन इलेक्ट्रॉनों का कॉलिजन होता है इन आयनों से, क्या होता है कॉलिजन यानी कि संघट्ट, और जब कॉलिजन होता है इन आयनों से H प्लस Cl माइनस से किसके इलेक्ट्रॉन के, तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन फ्लो में डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है, और उसी को कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो भैया सेल के आंतरिक प्रतिरोध का कारण क्या हुआ, कॉलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, यही तो बात है। तो बिल्कुल भाई साहब इसमें सेल के विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध, ये आंसर जाएगा सी वाला, ठीक है ना, इन आयनों की जो इलेक्ट्रॉनों से कॉलिजन होती है उसके कारण। एक कुंडली को अमीटर में बदलना है, एक कॉइल को आपको अमीटर में चेंज करना है, तो क्या करें भाई साहब बताओ, कॉइल यानी गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है अमीटर में, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, अमीटर में, तो क्या करें बच्चों बताओ, क्या गैल्वेनोमीटर के कहां पर
पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस को जोड़ दो। ठीक है, किसको जोड़ दें? लो रेजिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं शंट रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? शंट रेजिस्टेंस, शंट प्रतिरोध। और शंट प्रतिरोध क्या होता है? एक लो रेजिस्टेंस होती है, एक निम्न प्रतिरोध होता है। ठीक है ना? तो भाई साहब गैल्वेनोमीटर के अगर समांतर क्रम में यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते, एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ दे, तो अब बन गया ये अमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर भैया? निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में। अब देखो शंट नहीं लिख रखा, लेकिन शंट रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस होती है, तो इसका राइट आंसर जाएगा सी। कई बार आपसे क्या करता है बेटा, वो ये शंट रेजिस्टेंस भी निकलवा लेता है। तो देखो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ये करंट है रही आई, मैंने कहा गैल्वेनोमीटर में गई आई जी, ऊपर कितनी जाएगी बेटा? आई माइनस आई जी। ठीक है, और आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल यानी समांतर क्रम में बी सेम रहता है ना? बिल्कुल सर। तो यहां पर आपका वोल्टेज निकालेंगे, पोटेंशियल निकालोगे, तो क्या निकलोगे? बी बराबर आई आर से आई जी इंटू जी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस क्या मानी जाती है? जी मानी जाती है। ठीक है, और इस पे वोल्टेज ड्रॉप निकालोगे तो V बराबर आई आर से I माइनस आई जी इंटू एस। तो यहां से S बराबर आपका फॉर्मूला बन जाएगा आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। तो इस फॉर्मूले से आप शंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपसे पूछता कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे लगाएं, कैसे बनाएं, तो बेटा गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में हाई रेजिस्टेंस जोड़ी जाती है, उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है। तो उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में अगर ये ऑप्शन है, तो इससे कन्वर्ट होगा गैल्वेनोमीटर किसमें? वोल्ट मीटर में। ध्यान से सुन लेना। ठीक है बेटा, क्लियर है? कुछ जर्नल बातें और बता देता हूं, बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहां से, ये मेजरमेंट डिवाइसेस से, है ना? क्वेश्चन सुनिए, वोल्ट मीटर कैसे लगाते हैं बेटा? समांतर क्रम में लगाया जाता है, समांतर क्रम में लगता है ये। ठीक है, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है। अमीटर किस में लगता है? सीरीज में लगता है। आइडियल अमीटर की रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए? 0। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0। आदर्श वोल्ट मीटर का क्या होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, ध्यान से सुनते रहो। आदर्श वोल्ट मीटर का क्या होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। आदर्श अमीटर का क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अमीटर किस में लगता है? सीरीज में लगता है। वोल्ट मीटर किस में लगता है? पैरेलल में लगता है। गैल्वेनोमीटर से अगर आपको अमीटर बनाना है, तो गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक लो रेजिस्टेंस यानी शंट रेजिस्टेंस जोड़ो, और गैल्वेनोमीटर से अगर वोल्ट मीटर बनाना है, तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में आप क्या जोड़ो बेटा? क्या जोड़ो? हाई रेजिस्टेंस जोड़ो। समझे? ये सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान रखते हैं। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। चलो नेक्स्ट। द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एन ईएमएफ कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग, बताइए। अरे कौन सा उपकरण उपयोग में आता है? पोटेंशियोमीटर बेटा, व्योममापी। देखो वोल्ट मीटर भी आपके वोल्टेज को मतलब ईएमएफ को मेजर करता है, वोल्टेज को मेजर करता है, और पोटेंशियोमीटर भी करता है। तो बेटा पोटेंशियोमीटर का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी सुग्राहिता ज्यादा होती है ना? ये क्वेश्चन कई बार आया है। देखो वोल्ट मीटर क्या करता है बेटा? वोल्ट मीटर आपका सर्किट से करंट ले लेता है। जब परिपथ में वोल्ट मीटर को लगाया जाता है, तो परिपथ में से कुछ धारा को कौन ले लेता है बेटा? वोल्ट मीटर ले लेता है। तो क्या है, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये बात है कि ये कोई सर्किट है, अब इसमें आपने वोल्ट मीटर लगा दिया। इस सर्किट का वोल्टेज ड्रॉप है 10 वोल्ट का, लेकिन वोल्ट मीटर बताएगा 12 वोल्ट। क्यों बताएगा? क्यों बताएगा? क्योंकि इस वोल्ट मीटर की खुद की भी रेजिस्टेंस होती है। तो ये जब करंट को ले लेगा, तो जब ये रीडिंग देगा, तो उसमें खुद का भी वोल्टेज ड्रॉप इसका होगा। तो हमें पता नहीं चलेगा एग्जैक्ट सर्किट पे कितना हो रहा है। खुद का भी तो जुड़ गया ना बेटा, समझ में आ गई बात? खुद का भी तो जुड़ गया ना। तो वोल्ट मीटर क्या करता है? परिपथ से धारा ले लेता है। इस कारण से बेटा ये एग्जैक्ट रीडिंग नहीं दे पाता है, उतनी जितनी की होनी चाहिए। वोल्ट मीटर जो है ना आपका, वो करंट को ले लेता है सर्किट से, तो उस टाइम पर बेटा क्या होता है? क्या होता है? ये होता है कि भाई साहब इसका खुद का भी वोल्टेज ड्रॉप जुड़ जाएगा, तो एक्यूरेट रीडिंग नहीं देगा। पोटेंशियोमीटर क्या है बेटा? सर्किट से करंट को लेता नहीं है, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप होता नहीं, तो एक्यूरेट रीडिंग देता है। इसलिए बेटा
इसका राइट आंसर क्या जाएगा? विभवमापी, है ना, विभवमापी श्रेष्ठ होता है, पोटेंशियोमीटर का उपयोग करते हैं। चलो एक दो क्वेश्चन और देख लो। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर की तरह काम में ले सकते हैं। गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज्ड एज ए वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग ए, बोलिए बताइए। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर की तरह काम में ले सकते हैं, कैसे? अभी बताया था बेटा। गैल्वेनोमीटर के किधर किधर, गैल्वेनोमीटर के किधर बेटा, किधर किधर, सीरीज में हाई रेजिस्टेंस को जोड़ करके ये क्या बन जाएगा? वोल्ट मीटर बन जाएगा, बताया था ना मैंने अभी, ठीक है ना। अब यहां पर ये हाई रेजिस्टेंस कितनी होगी इसको भी आप निकाल सकते हो। ये उच्च प्रतिरोध जो है ना, ये कितना होगा इसको भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो बेटा? यहां पर अपन ने करंट मान लिया IG है। अब देखो बेटा, सीरीज में है ना, ये सीरीज में श्रेणी क्रम में है ना, सीरीज में आपको पता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। R इक्विवेलेंट कितना आएगा? G प्लस R, इसका G और इसका R दोनों जुड़ जाएंगे ना इक्विवेलेंट। और यहां पर बेटा क्या करोगे? B बराबर IR लगा दो आप, तो IG इंटू R इक्विवेलेंट, तो B बराबर IG और ये कितना आ जाएगा? G प्लस R आ जाएगा। तो यहां से G प्लस R बराबर V अपॉन IG, ठीक है। तो भाई साहब यहां से R बराबर V अपॉन IG माइनस क्या आ जाएगा? G, ये आ जाएगा। तो बेटा इस फॉर्मूले से आप इस हाई रेजिस्टेंस को कैलकुलेट भी कर सकते हो। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? तो यहां पर ध्यान रखना बेटा, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे रूपांतरित करते हैं? उच्च प्रतिरोध, ये हाई रेजिस्टेंस नहीं होता, ठीक है, ये हाई रेजिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सीरीज में हाई रेजिस्टेंस, यानी कि ए वाला। ये पूरा ही बता दिया आपको मैंने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़िए। धारामापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, धारामापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है? बताओ। द सस्पेंशन वायर शुड बी मेड स्टिफ, एरिया ऑफ द कॉइल शुड बी रिड्यूस्ड, द मैग्नेटिक फील्ड शुड बी इंक्रीज्ड, या द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल शुड बी रिड्यूस्ड। बताइए क्या आंसर है इसका? सुग्राहिता बढ़ाने के लिए क्या करें? डी। गैल्वेनोमीटर की बढ़ानी है बेटा, गैल्वेनोमीटर की। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बताओ बताओ बताओ। मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही गैल्वेनोमीटर की सुई डेविएट होती है, ठीक है ना। चलो अगला, अभी बताए थे आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर इज, बताओ भाई। बताया था आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बताओ बताओ बताओ। बताया था ना आदर्श अमीटर का, आदर्श वोल्टमीटर का पूछा जाता है। आदर्श वोल्टमीटर का अनंत होता है बेटा, क्योंकि रेजिस्टेंस जितनी बढ़ती जाती है उतना ही ज्यादा वोल्टमीटर की एक्यूरेसी बढ़ती जाती है, यानी कि बेटा सुग्राहिता बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इनफाइनाइट कर देंगे ना तो आइडियल वोल्टमीटर बन जाएगा। और अमीटर का पूछे ना बेटा, आदर्श अमीटर का, आइडियल अमीटर का अगर इसका पूछे, ठीक है, तो इसका 0 होता है। आदर्श अमीटर का क्या होता है बेटा? 0 होता है, ठीक है ना। समझ गए क्या? बिल्कुल साहब। तो इसमें ये लीजिए नेक्स्ट। ओहो, डरना मत भाई साहब, इतना बड़ा ये 2 क्वेश्चन है, हो सकता है कोई एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो। विभवांतर के मापन में वोल्टमीटर की तुलना में विभवमापी श्रेष्ठ है, अभी बताया है बेटा ये तो, ठीक है, कि जो वोल्टमीटर के कंपैरिजन में पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं तो भाई साहब वो क्यों करते हैं, हम उसको श्रेष्ठ क्यों माना गया है, अभी बताया था। बताओ भाई, नहीं बताया था कि तुम्हें अभी मैंने, कि भाई साहब ये वोल्टमीटर सर्किट से करंट ले लेता है, पर्पज से धारा ले लेता है, पोटेंशियोमीटर धारा नहीं लेता। तो यहाँ पर यही तो है कि विभव स्रोत से विभवमापी किसी भी प्रकार की धारा प्राप्त नहीं करता। तो इसका राइट आंसर बी जाएगा बेटा। कहाँ सी कर रहे हो हैं वहां? बताओ हमारे कितने महारथी हैं लोग कि विभवमापी की सुग्राहिता वोल्टमीटर से श्रेष्ठ होती है, सी ऑप्शन टिक मार रहे हैं, जबकि क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि भैया श्रेष्ठ होती है तो क्यों होती है? क्योंकि सुग्राहिता श्रेष्ठ होती है। वाह भाई, इस क्वेश्चन का, इस ऑप्शन का मामला
मैचअप है, लगभग दोनों एक जैसे लग रहे हैं, सारे ही ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन बेटा इसका करेक्ट आंसर ये ही जाएगा, किसी प्रकार की धारा नहीं प्राप्त करता। देखो कई बार दो ऑप्शन ऐसे हो जाते हैं जिनको देख करके ऐसे लगता है कि भाई दोनों ही सही है। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो होते नहीं है ना एग्जाम में, फिर आपको क्या देखना होता है कि दोनों ऑप्शनों में से मोर एक्यूरेट किसको कहें, क्या मोर एक्यूरेट किसको कहें, कौन सा सबसे अच्छा आंसर हो सकता है, ठीक है ना। तो सुग्राहिता श्रेष्ठ होती है, लेकिन सुग्राहिता श्रेष्ठ होती है उसका भी कारण ऊपर वाली लाइन है, ठीक है, मतलब ये है मेन रीजन। तो इसलिए बी लगाना है, सी नहीं लगाना, ठीक है ना। चलो साहब अगला, विभव मापी के तार का पदार्थ है, द मेटेरियल ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर इज, बताओ विभव मापी के तार का पदार्थ कैसा होता है, कॉपर का, स्टील का, मैग्नीन का या एल्यूमिनियम का, बताओ। मैग्नीन या कांस्टेंटन का बना होता है, ठीक है। क्यों बना होता है, क्योंकि हाई रेजिस्टिविटी होती है, इनकी क्या होती है बेटा, हाई रेजिस्टिविटी होती है, उच्च तो प्रतिरोधकता होती है, और बेटा इनके लिए अल्फा क्या होता है, लेस होता है, यानी कि प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, लेस यानी कि कम होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये है। तो किसका बना होता है, मैग्नीन और कांस्टेंटन का बना होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जाएगा कौन सा वाला बेटा, सी वाला जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये तो रिपीट हो गया बेटा, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो चुका है, इसका आंसर तो अपन को 22 कूलम वाला कर लिया था ये, है ना। Q बराबर इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, थोड़ा स्पीड से करा रहा हूं, Q बराबर इंटीग्रेशन आई डी टी, ये क्वेश्चन कर चुके थे अपन, है ना, ये इंटीग्रेशन करके वैल्यू रख के। और विश्वास नहीं हो तो बता देता हूँ, कई जो बच्चे अभी जुड़े होंगे ना वो कहेंगे पता नहीं गुरुजी ने कराया कि नहीं कराया, कराया कि नहीं कराया। ये रहा बेटा देखो सेम डिट्टो क्वेश्चन, ये रहा सॉल्यूशन, ठीक है, ये रहा 22 कूलम इसका आंसर, ठीक है ना। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, जो नए बच्चे जुड़े हैं बेटा, इंटीग्रेशन करना है, टी की वैल्यू रखनी है, बस इतना सा करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़े, ये लीजिए अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस्तेमाल होने वाले कार्बन प्रतिरोधों को प्रतिरोध सहनशीलता के मान एक रंग कोड में, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये देखो कार्बन रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है, भूरा, लाल, हरा, सुनहरा, ये चार पट्टिकाओं के कलर है, आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। बताए था ट्रिक यही है, बीबी रोय ग्रेट विट्रेन वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ, यही तो है बेटा, ठीक है। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही है क्या, बिल्कुल सर। अब देखो जरा, सबसे पहले आर बराबर कैसे निकालते हैं, चार पट्टी होती है ना, तो ए बी इंटू सी प्लस माइनस डी, ऐसा कर लिया था अपन ने। अब देखो ए पर कौन सी है, ब्राउन, ब्राउन ब्राउन ब्राउन, ब्राउन किस पे है, ये रहा, तो यहां पर क्या आएगा बेटा 1। बी पे कौन सी पट्टी है, लाल, लाल किस पे है, 2 पे, चलो भाई ये 2 मल्टीप्लाई, हरा, हरा कहां पर है बेटा, हरा देखना, हरा, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, 0 1 2 3 4 5 यही है क्या, ग्रीन, बिल्कुल सर यही है ग्रीन, ये 10 की पावर 5, ठीक है। और बेटा प्लस माइनस डी पे क्या है, सुनहरा मतलब गोल्ड, गोल्ड गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड, तो बेटा आपको पता है गोल्ड की जो है सहनशीलता कितनी होती है, प्लस माइनस 5%। सिल्वर की कितनी होती है, अभी बताया था आज की क्लास में 10%। और बेटा कलरलेस की कितनी होती है, कलरलेस रंगहीन की कितनी होती है, प्लस माइनस 20%, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 5%, ये हो गया आपका आंसर। रेजिस्टेंस कितना होगा, 12 इंटू 10 की पावर 5 प्लस माइनस 5%, यानी कि इसका राइट आंसर जाएगा आपका डी वाला जाएगा। कौन सा वाला जाएगा बेटा, डी वाला जाएगा। क्लियर है क्या, आखिरी क्वेश्चन है बेटा आज की क्लास का, अच्छा क्वेश्चन है, सर्किट वाला क्वेश्चन है, देख लो इसमें क्या होगा जरा, देखो एक बार फटाफट से। सबसे पहले तो इधर देखो, ये दोनों किस में है, सीरीज में, सीरीज में है, इनका इक्विवेलेंट निकालो। तो भैया 6 प्लस 6, क्योंकि सीरीज में क्या होता है R1 प्लस R2, यानी कितना आएगा 12, आएगा 12। अब ये 12 और 6 ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में, ठीक है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट जब निकालेंगे, इन दोनों का आर इक्विवेलेंट निकालोगे बेटा,
तो कितना आएगा 1/6 प्लस 1/12 यानी कि 12 यानी कि 2 + 1 यानी कि 3/12 है ना। क्या आएगा बेटा 3/12 आएगा। ये रहा साहब 3/12 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा बेटा 4 आ जाएगा। 12/3 करोगे ना 4 क्योंकि 1/R इक्विवेलेंट होता है। ठीक है तो इधर का तो आ गया भैया 4। अब इन तीनों का देखो जरा, इन तीनों का 6 6 6। हाँ जी तो इन तीनों का आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, पैरेलल में है तो बेटा क्या करेंगे 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 यानी कि 3/6 यानी कि ये 1/R इक्विवेलेंट है। किन तीनों का निकाला ये इन तीनों का। ठीक है तो कितना आएगा 1/2 यानी कि आर इक्विवेलेंट कितना हो गया आपका 2। ठीक है समझ में आ गई क्या बात। बिल्कुल सर ये हो गया। अब इसका कितना आपका 2, इसका कितना बेटा 4, दोनों किस में है अब सीरीज में हो जाएंगे दोनों है ना। तो ओवरऑल इस सर्किट का जब आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो 2 + 4 यानी कि कितना आएगा 6 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है कि धारा आई दे रखी है आपको, इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा 6 ओम आएगा। अब आपसे पूछा है करंट, नहीं करंट तो दे रखी है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है ये दे रखा है। तो बेटा B बराबर क्या होता है IR, तो यहां पर I इंटू आर इक्विवेलेंट। तो R कितना I तो कितना है 0.5 और ये कितना है 6 यानी कितना आ जाएगा 3 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 3 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा 3 वोल्ट होगा। कितना होगा बेटा 3। नो आंसर मैच कहाँ है भाई, हो तो गया 3 वोल्ट आ तो रहा है। तो आज की क्लास यहीं तक समापन करेंगे। बस कमेंट सेक्शन में प्यार जरूर दिखाया करो, कैसी थी क्लास, कैसा था ये सेशन।